बहुत ही अपार हर्ष के साथ कह रहे हैं कि आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ लॉन्च किया जा रहा है। ये सीरीज़ मैराथन का है, जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफ़ी का जो एग्ज़ाम है, वो बहुत सामने है और इस समय आप क्या तैयारी करें, किन क्वेश्चंस को देख कर जाएँ, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाएँ। आज मैराथन का सीरीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। ये थोड़ा लंबा सीरीज़ होने वाला है, लंबा वीडियो होने वाला है। पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फ़ोकस के साथ आपको इस वीडियो पर बने रहना है। इससे आपको टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएँगे। वे क्वेश्चंस जो आपको हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिले। तो पूरा सीरीज़ है, हम लोग 2 सीरीज़ करने वाले हैं। तो ये पहला सीरीज़ है और दूसरा जो सीरीज़ होगा वो एमसीक्यू फॉर्मेट में ऐसे ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। पहला प्रश्न है, भारत में यह उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन-सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश। जैसा कि आपको पता है जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो यूपी जो है वो टॉप पे है, जनसंख्या की अगर दृष्टि से बात करें तो। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान हमारे टॉप पे है। तो याद रखिएगा अगर पूछे कि उत्पादन कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा होता है तो उत्तर प्रदेश में उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। शिक्षा में हम लोग का केरला टॉप पर है, केरला टॉप पे है। प्रति व्यक्ति आय में भी केरला टॉप पर है, लिंग अनुपात में भी केरला टॉप पर है और साथ-साथ में अगर आपसे पूछ ले कि शिक्षा यानी कि एजुकेशन में सबसे टॉप पे कौन सा स्टेट है, तो वो भी केरला है यानी कि केरल है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो आपको पता होना चाहिए गंगा का जो डेल्टा क्षेत्र होता है वो जूट उत्पादन का सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, फसल एवं सहजी प्रदेश का विस्तार भारत के किस राज्य में है? फसल और सहजी प्रदेश का जो विस्तार है वो भारत के हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से कौन-सा भू-उपयोग संवर्ग नहीं है? तो भू-उपयोग संवर्ग नहीं है, याद रखिएगा, सीमांत भूमि जो है वो भू-उपयोग संवर्ग नहीं है। बने रहिए, पूरे सीरीज़ में एक मैराथन है, बड़ा-सा मैराथन, जिससे आपको टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाने वाले हैं। आगे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बाँस ड्रिप सिंचाई प्रणाली पद्धति है। तो बाँस ड्रिप जो सिंचाई प्रणाली पद्धति है वो मेघालय में होती है। मेघालय में बाँस ड्रिप सिंचाई प्रणाली पद्धति का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए नीली क्रांति का जो संबंध है वो सीधे तौर पर जो आपका मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली के उत्पादन से है नीली क्रांति का संबंध। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारतीय कृषि की समस्या क्या है? तो सारी भारतीय कृषि की समस्याएँ उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी कहता है कि निम्न उत्पादकता होती है, विखंडित रहता है ये, अनियमित मानसून होता है, ये तीनों समस्याएँ जो है वो भारतीय कृषि की समस्या है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन-सा एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है? तो याद रखिएगा मैदानी भूमि, भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है। आगे चलते हैं बिल्कुल इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर आप लोग थोड़ा-सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो आपका आंसर जो है वो होगा अ, ऑप्शन सी परती भूमि, भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है। क्वेश्चन 9 कहता है कि जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन-सा है? तो सही आंसर हो जाएगा गंगा डेल्टा, यानी कि गंगा डेल्टा में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो उजला सोना याद रखिएगा, उजला सोना कपास को कहा जाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा मूँगफली का सबसे अच्छा उत्पादक राज्य है? तो मूँगफली का सबसे अच्छा उत्पादक राज्य कौन-सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात मूँगफली का सबसे अच्छा उत्पादक राज्य है। उत्तर-पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? तो झूम कृषि कहते हैं। झूम कृषि को घुमंतू कृषि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। झूम झूम कृषि जो है उसको घुमंतू कृषि के नाम से भी जानते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो बिल्कुल याद रखिए तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल नहीं है चावल। चावल जो है आपका वो खरीफ फसल है। रबी फसल में क्या आता है? तो याद रखिए जितने तरह के तिलहन होते हैं या दलहन होते हैं, रबी फसल होता है, जैसे कि सरसों वगैरह हो गया। ठीक है? आगे चलते हैं, बीटल नामक कीट किस फसल के बागान में लगता है? तो बीटल जो है वो बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए ये कहवा यानी कि कॉफ़ी, कॉफ़ी में आपका बीटल नामक कीट लगता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि भारत में निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए आपको याद रखना चाहिए रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ यानी ये काली मिट्टी का एक प्रकार है जो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन-सा संचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का
पुरखा प्रकार है। तो भूमि निम्नीकरण का पुरखा प्रकार कौन सा है? तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृदा लवणता। मृदा में जब लवणता की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी क्वालिटी में कमी आ जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है 18, भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो भारत का जावा जो है, ऑप्शन बी, गोरखपुर को कहा जाता है भारत का जावा। आगे देखिए, कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्कन क्षेत्र जो है वो कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वार नहीं बोया जाता है शुष्क कृषि में। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऑप्शन बी। आगे देखिए, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ जो है वो कपास का उत्पादन नहीं करता है। बाकी आंध्र प्रदेश भी करता है, महाराष्ट्र भी करता है और हरियाणा भी करता है। काली मृदा या रेगुड़ मृदा जो होता है वो कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, याद रखिएगा। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से रोपण फसल है, रोपण फसल कौन सा है? तो कोको, ये कोको या चाय जो है वो रोपण फसल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो याद रखिएगा, इसमें जो नमक जो है वो कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, क्योंकि ये तो पानी को सुखाकर समुद्र का बनाया जाता है। बाकी चीनी, कॉफ़ी, चाय कृषि आधारित उत्पाद हैं। क्वेश्चन नंबर 24, झूम कृषि की जाती है, कहाँ की जाती है भाई? तो असम जो राज्य है वहाँ पे झूम कृषि की जाती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है वो धान का कटोरा कहलाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति का सीधा संबंध जो है वो बागवानी कृषि से है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। सुनहरी क्रांति जो है वो बागवानी से संबंधित है। आगे चलते हैं, निम्न में नकदी फसल है, नकदी फसल क्या है? तो ऑप्शन याद रखिएगा, कपास, जूट, चाय, तीनों नकदी फसल। नकदी फसल क्या होती है? तो वह फसल जो व्यापार के लिए किया जाता है, याद रखिएगा, व्यापार के लिए जो फसल उगाया जाता है उसको नकदी फसल कहते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से न्यूनतम शस्य गहनता कितनी है? न्यूनतम शस्य गहनता जो होती है वो 100% की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, और 100% होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो भू उपयोग संवर्ग कौन सा नहीं है? तो सीमांत भूमि जो है वो भू उपयोग संवर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापारिक फसल नहीं है? तो याद रखिए, गेहूं जो है व्यापारिक फसल नहीं है। बाकी चाय का, जूट का और कपास का व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल, आपको पता ही होगा, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल पैदा होती है? तो याद रखिएगा, रबी की फसल याद रखिएगा शीत ऋतु में पैदा होती है। 3 प्रकार की फसल होती है, एक रबी की फसल, एक खरीफ की फसल और एक ज़ैद की फसल। ये तीनों को याद रखिएगा, रबी, खरीफ और ज़ैद की फसल। निम्न में से कौन फसल एक पेय फसल है? कौन सा फसल एक पेय फसल है? तो याद रखिएगा, चाय जो है वो पेय फसल है, क्योंकि चाय पिया जाता है। बाकी गन्ना से चीनी बनाया जाता है, गेहूँ से आटा बनाया जाता है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि हरित क्रांति संबंधित है किससे? खाद्यान्न उत्पादन से, चाय उत्पादन से, दूध उत्पादन से, इनमें से। तो खाद्यान्न उत्पादन जब चरम सीमा पर हमारे देश में हुआ था तो हरित क्रांति हुई थी। आपको ये बताना है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, मक्का जो है वो खाद्य फसल है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, गेहूँ। गेहूँ रोपण फसल नहीं है। बाकी कॉफ़ी, गन्ना, रबर तीनों ही रोपण फसल है। आगे चलते हैं, देखिए अब हम लोग जल संसाधन की ओर आ रहे हैं। ये हम लोग इंपॉर्टेंट एक चैप्टर को कवर करने वाले हैं। सारे चैप्टर का मैराथन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, बने रहिएगा। क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ये VVI है, ये नर्मदा नदी पर है, VVI सरदार सरोवर परियोजना। इसके निकट एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी बहुत बड़ा स्टैचू है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता से अधिक है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा जो है उसका जल जो है उपयोगिता से काफ़ी ज़्यादा है। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, परितंत्र विकास। परितंत्र विकास इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको पता होगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, इसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और सबसे गहरी नदी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिए, सबसे गहरी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से
जल किस प्रकार का संसाधन? तो याद रखिए जल जो है वो चक्रीय संसाधन है, या कि साइकिल चलता है। जो नदी तालाब का जो पानी होता है वो वाष्पीकृत होके ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद वो बादल बन जाता है, फिर बादल बनता है, बादल बनने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, संघनन के बाद फिर नीचे आता है और इसे वर्षण कहते हैं। तो ये चलते रहता है, ये चलते रहता है इस चक्र के जैसा। इसीलिए जो यहाँ पे जल किस प्रकार का संसाधन है? तो याद रखिएगा चक्रीय संसाधन है, इसे चक्र साइकिल किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी से सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भीम जल संसाधन है, भीषण जल संसाधन है? तो याद रखिएगा गंगा। गंगा जो है उसका जल कभी सूखता नहीं है, क्योंकि ये सदा निरा नदियों में आता है और इसी कारण से इसमें पूर्ति के लिए बहुत काफ़ी ज़्यादा जल की मात्रा इसमें संचित है। आगे चलिए देखिए, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? याद रखिएगा नहर सिंचाई का जो अधिकतम मतलब आता है वो आता है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। नागार्जुन सागर परियोजना, ये क्वेश्चन भी आए है, भी आए। तो नागार्जुन सागर किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका याद रखिएगा, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो हीराकुंड परियोजना याद रखिएगा उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में एक नदी है महानदी, महानदी याद रखिएगा, इसी नदी पर हीराकुंड परियोजना है। आगे चलते हैं, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है राजस्थान में, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल का उपयोग प्रतिशत में इसके कुल उपभोग जल संभाव्य से ज़्यादा है, मतलब कि जितना आवश्यकता है उससे ज़्यादा जल है? तो वो है तमिलनाडु में, इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? तो इसका सही आंसर है सिंचाई। सिंचाई जो है वो सबसे ज़्यादा समानुपातिक सेक्टर है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आए। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना है, महानदी पर बना है। इससे मैंने पहले कुछ कहा था, उसमें एक बार करेक्शन कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे कम मिट्टी होने वाली नदी है? कम मिट्टी ढोने वाली नदी है। तो सबसे कम मिट्टी सतलज नदी ढोती है और सबसे ज़्यादा मिट्टी जो है वो गंगा नदी ढोती है, इसे ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सूखा संभावित क्षेत्र है? इसे ध्यान में रखिएगा, गुजरात जो है वो सूखा संभावित क्षेत्र है, बाकी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सूखा संभावित क्षेत्र नहीं है। आगे चलते हैं, भारत में कितनी नदियाँ एवं सहायक नदियाँ हैं? तो लगभग कुल मिलाकर जो है कहा जाता है कि 10,360 जो है नदियाँ और सहायक नदियाँ। ऑप्शन नंबर बी से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि कृष्णा नदी जो है वो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी नदी है? सबसे छोटी नदी की बात कहा जाए तो माही बेसिन की जो नदी है वो सबसे छोटी नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। भूगर्भिक क्षमता का न्यूनतम उपयोग करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है असम जो है वो गर्भिक क्षमता का न्यूनतम उपयोग करने वाला राज्य है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 20, गोदावरी नहर किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में गोदावरी नहर अवस्थित है। महाराष्ट्र में आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि कौन सी मिट्टी जो है वो पाई जाती है महाराष्ट्र में, इसका आंसर आप लगाइएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि तालाबों द्वारा मिट्टी अधिक संचित क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तालाबों द्वारा सबसे अधिक संचित क्षेत्र है। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, भारत में जल संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो भारत में जो जल संसाधन का है लगभग 4% जो है वो पाया जाता है भारत में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी है। आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में अगर कहा इसमें गंगा ऑप्शन रहता तो गंगा हो जाता, क्योंकि यहाँ पे गंगा ऑप्शन नहीं है इसलिए ब्रह्मपुत्र होगा। क्वेश्चन देखिएगा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? सबसे छोटी कौन सी बेसिन है यहाँ पे कहना चाह रहा है? तो बेसिकली जो तापी बेसिन होता है वो सबसे छोटा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिएगा विजयनगर इस्पात केंद्र जो है वो कर्नाटक में अवस्थित है, ध्यान में रखिएगा। आगे है लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है, लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। हालांकि झारखंड में भी लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है,
टाटा के नाम से आप जानते होंगे। टाटा जो है वो लौह अयस्क का बहुत बड़ा उत्पादक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान पे दीजिए। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात में एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। अब पवनों का देश किसे कहते हैं? तो याद रखिए पवनों का देश जो है वो डेनमार्क को कहा जाता है। डेनमार्क को जो पवनों का देश कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। अंकलेश्वर क्षेत्र है। अंकलेश्वर क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अंकलेश्वर क्षेत्र जो है वो राजस्थान में है। अंकलेश्वर क्षेत्र, ऑप्शन बी। ऑप्शन को सही कर लीजिएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिए ध्यान से। रवत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? रवत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात नहीं, राजस्थान में होगा। इसका सही आंसर राजस्थान है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो आपको पता ही होगा कि तारापुर हम लोग का प्रथम ऊर्जा स्टेशन परमाणु का स्थापित किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा कि बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में है? तो बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में है। याद रखिएगा बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है? तो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वो स्थापित किया गया है तारापुर में। ध्यान से रखिएगा। और कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट जो है वो लौह अयस्क नहीं है, ये कोयला का एक प्रकार है। बाकी हेमेटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट ये तीनों लौह अयस्क के प्रकार है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का एक परंपरागत स्रोत है। तो परंपरागत स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा है। यहाँ पे गैर नहीं होगा, ये परंपरागत स्रोत हो जाएगा। इसे ध्यान में रखिएगा। बाकी गैर परंपरागत स्रोतों की बात करें तो कोयला, खनिज तेल और जल विद्युत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तो नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में, इसे आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं कि रत्नगिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज है? तो रत्नागिरी जो है वो भारत के महाराष्ट्र में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन PBI है। क्वेश्चन कहता है क्या? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य गोंडवाना कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु गोंडवाना कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो भूरा हीरा के नाम से कौन सा खनिज जाना जाता है? तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। भूरा हीरा कहते हैं मैग्नीज को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मौसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो मौसाबी श्रेणी का संबंध लौह अयस्क से है, इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। सलेम संबंधित है, तो सलेम का जो संबंध है वो सीधा लौह इस्पात उत्पादन से है, सलेम का संबंध, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए हुबली किस राज्य में? तो आपको पता होगा हुबली जो है वो आपका कर्नाटक में। हुबली कर्नाटक में। अगर हुगली कह लेता आपसे तो आप कहते कि कलकत्ता में, पर यहाँ तो हुबली की बात होती है, वो ये कर्नाटक में है। उदयपुर किस राज्य में? तो आपको पता होना चाहिए उदयपुर राजस्थान में है। उदयपुर राजस्थान में है, रायपुर छत्तीसगढ़ में है और जयपुर भी राजस्थान में है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि गुलाबी शहर। आगे चलते हैं। भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है? तो याद रखिएगा बिटुमिनस। भारत में बिटुमिनस पाया जाता है और सबसे उच्च कोटि का जो कोयला होता है उसको एंथ्रासाइट कहते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। नोएडा किस राज्य में है? तो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। नोएडा दिल्ली में है। ये यूपी के साथ अपना बॉर्डर बनाता है, उत्तर प्रदेश के साथ। आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिए, कर्नाटक में सर्वाधिक सोना पाया जाता है। आगे कहते हैं बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो झारखंड। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड है, इसे ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र है? तो प्रमुख तेल क्षेत्र कहाँ है? असम में है, याद रखिएगा। असम में कहाँ पे? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। किस खनिज को तरल सोना कहते हैं? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम को तरल सोना कहते हैं, लिक्विड गोल्ड कहते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो याद रखिएगा ताप जो है अनवीकरणीय स्रोत है। बाकी जल नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा तीनों नवीकरणीय स्रोत है। आगे चलते हैं। डल्ली व राजहरा में कौन सा
खनिज पाया जाता है? दिल्ली और राजहरा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कोयला खदानों में से कौन सा झारखंड में नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि बोकारो झारखंड में है, गिरिडीह भी झारखंड में है, झरिया भी झारखंड में, पर सिंगरौली जो है झारखंड में नहीं है। तो सिंगरौली कहाँ है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 28 का आंसर हो जाएगा सी, सिंगरौली। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? याद रखिएगा कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कर्नाटक राज्य में है। आरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? तो संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग कर सकते हैं? तो एल्युमिनियम का उपयोग कर सकते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए कोडरमा अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है, अब्रक के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है, इसे ध्यान में रखिएगा। खेतड़ी में क्या है? तो एक बात ध्यान रखिएगा, तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है, तो तांबा की खाने हैं खेतड़ी में। अच्छा, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, लौह अयस्क के लिए बेलाडीला प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में है? तो नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र जो है ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा कि आसाम में है। आगे चलते हैं, देखिए नेवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए लिग्नाइट कोयला जो है वो नेवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, काकरापाड़ा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? काकरापाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा गुजरात में है काकरापाड़ा। आगे चलते हैं, निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर जैसे पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरते हैं? तो ये सारे पाइपलाइन गुजरात से गुजरते हैं, आपको पता होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश से भी गुजरता है, पर महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में क्या प्रयुक्त करता है? एल्यूमिनियम प्रयुक्त करता है। आगे देखिए, मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? तो मुंबई हाई जो है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है मुंबई हाई। गोवा का कोंकण तट भी पेट्रोलियम की कुछ मात्रा को संचित किया हुआ है, इसे ध्यान में रखना है। किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो ऑप्शन याद रखिएगा, सऊदी अरब में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। ये वर्ल्ड का सबसे टॉप एक्सपोर्टिंग है कंट्री, इसको भी ध्यान में रखना है। मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार जो है वो उड़ीसा में है। आगे चलते हैं, निर्माण उद्योग से क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो क्वेश्चन 1 कहता है, निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो चीनी का कटोरा तो यूपी को कहते हैं, पर यहाँ पे पूछा है दूसरा, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। इस पहला उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दूसरा जो है वो महाराष्ट्र होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, उपभोक्ता उद्योग के नाम से इसे कह सकते हैं। प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित हुई? तो याद रखिएगा, रिसरा में प्रथम जूट उद्योग स्थापित हुआ। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सोलापुर जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं, कौन सा उद्योग अवस्थापना का एक कारण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व जो है उद्योग अवस्थापना का एक कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी विशाखापत्तनम लौह इस्पात कारखाना जो है वो समुद्र पर तट पर अवस्थित है। आगे चलते हैं, प्रश्नोत्तर का सिलसिला लगातार जारी है, मैराथन है, धैर्य रखिए, सारे प्रश्नों को एक बार में चाट जाइए। एक बार में अगर आप इस प्रश्न को कर लेंगे तो आपको कई प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया, क्योंकि इसके कारण थे, मुंबई एक पत्तन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता हावड़ा। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में है। आगे चलिए, लोहा तथा इस्पात कारखाना सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। आगे कहता है, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख रूप से होता है? तो ऑप्शन नंबर सूरत में होता है, सूरत गुजरात में है। 1875 में कच्चा लोहा बनाने का कारखाना कहाँ खोला गया था? तो ऑप्शन नंबर ए कुल्टी में खोला गया था, कुल्टी पश्चिम बंगाल में है। कहते हैं सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? मुंबई सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो मुंबई क्षेत्र में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूरा प्रयागत उद्योग है? पूरा प्रयागत उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, पुराने समय से चलते आ रहा है। टाटा
आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने पहले ही बोल दिया है, गुजरात जो है सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, परंतु सबसे पहला फैक्ट्री खोला गया था वो जो आपका मुंबई में खोला गया था। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश है, इसे ध्यान में रखिएगा, पहला स्थान। निम्न में से किस स्थान पर लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं किया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी मुर्शिदाबाद में। बाकी जमशेदपुर में भी, भिलाई में भी है और राउरकेला में भी लोहा इस्पात संयंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है वो कृषि उद्योग पर आधारित नहीं? तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सीमेंट उद्योग जो है कृषि उद्योग नहीं है। आगे चलते हैं, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली आधुनिक सूती वस्त्र की मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए मुंबई में स्थापित किया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो झारखंड में है। ऑप्शन नंबर सी कहता है सार्वजनिक क्षेत्र में है। अच्छा, कौन इस्पात केंद्र क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी जमशेदपुर जो है वो औद्योगिक नगर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है कि सलेम इस्पात उद्योग ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में है। तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास प्रस्तुत हो गया है। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर का वीडियो वन शॉट में आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ही मेहनत के साथ गाइज वीडियो बनाया जा रहा है, आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। चैप्टर का जो नाम है वो है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है वर्ष 2007 से 12 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 है? तो ऑप्शन तो पहले आपको बता दिया गया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना। आगे कहता है कि आईटीडीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? तो आईटीडीपी जो है वो समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आईटीडीपी आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रदेशीय नियोजन का संबंध है किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम है ये। प्रथम पंचवर्षीय योजना बीबीआई, इसे याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल पूछा जा सकता है। एक पंचवर्षीय योजना का काल तो आपसे पूछा ही जाएगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 4 साल की थी। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इंदिरा गांधी नगर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो ऑप्शन नंबर बी याद है, परितंत्र विकास, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना स्पष्ट रूप से विकसित विचारधारा पर बल देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। आगे चलते हैं, टाटा और बिरला ने मुंबई योजना कब बनाई? तो ये जो है मुंबई योजना टाटा बिरला ने मिलकर ऑप्शन नंबर ए 1944 में बनाई थी। आगे देखिए, एम विश्वेश्वरैया ने 10 वर्षों की नियोजन की योजना कब प्रकाशित की थी? तो एम विश्वेश्वरैया ने इस योजना को ऑप्शन नंबर सी 1944 में प्रकाशित किया था। दोनों का 1944 से, ध्यान में रखिएगा। क्रियाओं को विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्रियाओं को विकसित करने की प्रक्रिया को नियोजन कहते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, उपयुक्त सभी, यानी कि तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप भी होता है, जिसे अभी उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गहन कृषि विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई? तो ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना, इंपॉर्टेंट है। सतत विकास की आवश्यकता का उद्देश्य किस योजना में रखा गया? तो ऑप्शन नंबर ए, 9वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। समुदाय विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। रोजगारों की संख्या 2000 में कितनी हो गई थी? तो रोजगारों की संख्या जो थी ऑप्शन नंबर डी याद रखिए 37.9 करोड़ हो गई थी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिए नर्मदा नदी पर है। आगे है, प्रादेशिक असमानता का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण, जनसंख्या घनत्व में अंतर और सरकारी नीति, ये तीनों ही सही होंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि पारिस्थितिक विकास की प्रमुख अवधारणा है, तो क्या है? इनमें से सभी, यानी कि प्राकृतिक संसाधन का असमान वितरण है, समन्वित पारिस्थितिक विकास है और सतत पारिस्थितिक विकास है। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का है वो है परिवहन एवं संचार, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत में को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 1998, 1998 से भारत जो है वो इंटरनेट में आगे बढ़ रहा है, इसे ध्यान में रखिएगा। बोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़ में है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में
पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, 1923 में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन-सा एक स्थलबद्ध पत्तन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए विशाखापत्तनम स्थलबद्ध पत्तनम है। निम्नलिखित में से वह कौन-सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल परिवहन, भारी सामान और लंबी दूरी के लिए जल परिवहन। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा कि भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है, तो वो कौन-सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका स्वर्णिम चतुर्भुज। 4 महानगरों को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा शहर ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? तो लखनऊ स्थित नहीं है। दिल्ली आता है, इलाहाबाद आता है, कोलकाता आता है, तीनों आता है, पर आपका लखनऊ नहीं आता है। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा सड़क परिवहन से संबंधित है। आगे देखिए मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आए है। मध्य पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर है। आगे चलते हैं, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा 17 मंडलों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 किन्हें मिलाता है? तो एक ऑप्शन नंबर ए याद रखिए चेन्नई को मुंबई से मिलाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है कि दिल्ली और अमृतसर के मध्य महामार्ग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा राष्ट्रीय महामार्ग 1 कहा जाता है दिल्ली और अमृतसर के बीच। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो श्रीनगर को कश्मीर की यानी कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, श्रीनगर को कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं कि भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा 33 लाख किलोमीटर, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाले 6 गलियों वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सीमावर्ती मार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन-सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कोच्चि जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व की सर्वोच्च सड़क है, वो कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका लेह और मनाली में विश्व की सर्वोच्च सड़क माने ऊँचाई पर स्थित सड़क है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिए केरल से होकर नहीं गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरेगा, महाराष्ट्र से गुजरेगा, कर्नाटक से भी गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेल किन राज्यों को जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर भूमिगत रेल मार्ग है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में भूमिगत यानी मेट्रो रेल मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश को वायु सेवा भेजने वाली संस्था का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एयर इंडिया इंटरनेशनल, इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब हुआ है? वीवीआई क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1995। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सशक्त माध्यम है जिसमें कंप्यूटर पर सूचनाएं एकत्रित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर पर सूचनाएं एकत्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे उत्तर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बताइए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश का आदान प्रदान कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा संचार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई है? तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा 63,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट कहते हैं कि भारत का हुगली प्रौद्योगिक प्रदेश किस राज्य में स्थित है? तो हुगली प्रौद्योगिक प्रदेश जो है वो कोलकाता में है, तो कोलकाता में हुगली है। और मैंने एक कहा था हुबली कहाँ पर है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग जो है वो जमशेदपुर कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय? पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय गोरखपुर है। आपको बताना कि हाजीपुर कहाँ का मुख्यालय, अभी मैंने बताया, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जवाहरलाल समुद्री पत्तन अवस्थित है? तो जवाहरलाल समुद्री पत्तन जो है वो ऑप्शन नंबर बी मुंबई में स्थित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? तो याद रखिएगा वीवीआई क्वेश्चन है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि NH7 जो है, NH7 आई होप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा, वो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। कहता है कि भारत में वायु परिवहन की सेवा शुरुआत हुई, वायु परिवहन की सेवा की शुरुआत जो हुई है भारत में, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, यानी कि 1911 में हुई थी, क्योंकि सबसे पहले एयरपोर्ट भी स्थापित किया गया था 1911 में ही। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिए कोलकाता को दिल्ली से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अंतिम चैप्टर है, इसके बाद हम लोग मैराथन को कंप्लीट करने वाले हैं। वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका था। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिए चेन्नई जो है वो पूर्वी तट पर स्थित है।
पारादीप बंदरगाह किस राज्य में? पारादीप बंदरगाह जो है ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में है, इसे ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हल्दिया स्थलबद्ध पोताश्रय है। आगे चलते हैं कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी समुद्र मार्ग द्वारा होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वर्ष 2003-4 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था 2003-4 में। भारत के कितने प्रमुख पत्तन है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11 प्रमुख पत्तन है। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा मालाबार तट पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी कोच्चि जो है वो मालाबार तट पर अवस्थित है। आगे देखिए, भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 75,000 जो है वो निर्यात की जाने वाली वस्तु की संख्या है। किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा है? तो ऑप्शन नंबर डी सी याद रखिएगा, इंजीनियरिंग जो है उसका निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा है। भारतीय कहवा का सबसे बड़ा ग्राहक कौन-सा है? तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, इटली। इंडियन कॉफ़ी का सबसे बड़ा ग्राहक जो है इटली है। भारत का सबसे कम आयात होता है, तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, पूर्वी देशों से सबसे कम आयात होता है। अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह कौन-सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चेन्नई बंदरगाह। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा बंदरगाह पश्चिमी तट का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हल्दिया पूर्वी तट का बंदरगाह है, पश्चिमी तट का नहीं है। बाकी कांडला, न्यू मंगलोर और मुंबई ये तीनों पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन-सा पत्तन पूर्वी तट पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई जो है पूर्वी तट पर अवस्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक अंतर्राष्ट्रीय पत्तन है? तो ऑप्शन नंबर ए कोच्चि जो है अंतर्राष्ट्रीय पत्तन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तूतीकोरिन पत्तन अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए केरल में अवस्थित है। चलिए इसके बाद एक और कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएँ। क्वेश्चन पहला क्या कहता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन-सी है? तो ऑप्शन नंबर सी है, यमुना सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। औद्योगिकीकरण में कौन-सा प्रदूषण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी होता है, यानी कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण तीनों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है? तो ऑप्शन नंबर याद रखिए, जल प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है। निम्नलिखित में से कौन-सा रोग जलजन्य है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, अतिसार जो है वो जलजन्य है। बाकी इनमें से कोई जलजन्य रोग नहीं है, यानी कि पानी से होने वाला रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन-सा अम्ल वर्षा का एक कारण? तो ऑप्शन नंबर डी, वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण हो सकता है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, प्रवास के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आया है, इसे याद रखिएगा, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो है वो प्रवास के लिए उत्तरदायी है। गरीबी का सबसे बड़ा अनुपाल किस राज्य में है? गरीबी का सबसे बड़ा अनुपाल जो है वो किस राज्य में होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में। सबसे कम अनुपाल नहीं होगा, ये अनुपात होगा, याद रखिएगा, अनुपात, ये सबसे कम जो है वो पंजाब में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1938 में। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में किया गया था, 1938, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है, तो याद रखिएगा, डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं। ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं डेसिबल में, डीबी, इसमें ऑप्शन नंबर डी नहीं दिया हुआ है, डेसिबल डीबी याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रायः प्रदूषक नहीं माना जाता? तो ऑप्शन नंबर सी, CO2 को प्रायः प्रदूषक नहीं माना जाता है। आगे चलते हैं, पर्यावरण ह्रास होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी से, प्राकृतिक प्रकोप से, प्राकृतिक आपदा से, पर्यावरण आघात से, ये सही सारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि जल, वायु और ध्वनि तीनों होता है औद्योगिकरण से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन 14, निम्नलिखित में से किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, किस प्रदूषण द्वारा? तो जल प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, इनमें से सभी, यानी कि वन विनाश, पशुचारण, खनन, तीनों से मृदा अपरदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कृषि बहिस्राव इसके लिए सबसे सर्वाधिक उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 17 और अंतिम प्रश्न है आज के मैराथन का कि एशिया की विशालतम गंदी बस्ती धरावी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी, एशिया की सबसे गंदी बस्ती। तो इसमें हम लोग बहुत सारे प्रश्न कर लिए हैं, लगभग बहुत सारे प्रश्न कर लिए गए हैं, और आपको 100% कहा जाता है कि इससे बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप तैयारी करके जाइए, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। जो लोग भी तैयारी में कमजोर हैं, वीडियो को बार-बार देखिए, हेडफोन्स लगा के सुनिए, ताकि एग्जाम में सारे प्रश्न जो हैं वो आपके सॉल्व हो जाए MCQ के। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी की तरह एक इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। ज्योग्राफी का पूरा तैयारी आपको कराया जाएगा, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया में या फिर अपने फ्रेंड्स को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।